पश्चिम बंगाल की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ड्राफ्ट लिस्ट आ चुकी है। 58 लाख नाम कट चुके हैं। टीएमसी और बीजेपी के नेता फिर से भिड़ चुके हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये इंटेंसिव रिवीजन है या इनसेंसिटिव रिवीजन है। समर्थक कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, असली घुसपैठिए तो अब निकाले जाएंगे। लेकिन असल सवाल अब भी वहीं का वहीं है कि क्या ये सच में वोटर लिस्ट की सफाई है या 2026 के चुनाव से पहले एक बड़ा खेल। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट के इस 58 लाख के आंकड़े तक चुनाव आयोग कैसे पहुंचा, जिन लोगों के नाम काटे गए हैं वो अब क्या कर सकते हैं, और इस पूरी कवायद में 14 फरवरी की तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों बताई जा रही है। दिल्ली सरकार AQI पर कैसी माफियां और सफाइयां देती मिली, वाहनों के कौन से नियम अब आ गए हैं, ये जानेंगे। और जानेंगे कि 130 शहरों की हवा साफ करने का काम कहां पहुंचा, क्यों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और कमेटियों में पद खाली रह जाते हैं। लूथरा भाइयों की भी बात होगी, भारत आते ही उनके साथ क्या हुआ। जानेंगे नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं को कैसी राहत मिली और इसके मायने क्या हैं। नमस्ते, अपन हैं कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth. बड़ी खबर की ओर बढ़ने से पहले लूथरा ब्रदर्स की बात करते हैं। स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले में एक क्लब में लगी आग है, दूसरे में आग के लिए कथित जिम्मेदार लोग हैं। ये दोनों हैं गौरव और सौरभ लूथरा। दोनों को भारत ले आया गया 16 दिसंबर की दोपहर। ये दोनों थाईलैंड से भारत लाए गए, फिर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किए गए। लूथरा ब्रदर्स गोवा के बर्च नाइट क्लब के मालिक हैं। क्लब में 6 दिसंबर की रात आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके कुछ घंटे बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। एजेंसियों की सक्रियता के बाद दोनों भाइयों को थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को हिरासत में ले लिया था। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, इंटरपोल की मदद ली गई, जिसके बाद उनके भारत लाने की कोशिश कामयाब रही। अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या सामने आता है। फिलहाल बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। 16 दिसंबर की सुबह से समूचे पश्चिम बंगाल में हलचल थी। SIR 2.0 की बहुप्रतीक्षित ड्राफ्ट लिस्ट आनी थी और जैसा कि अनुमान था वैसा ही हुआ। ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 58 लाख नाम कट गए। विशुद्ध आंकड़ों में बात करें तो 58,20,898 नाम। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट के साथ साथ हटाए गए नामों की लिस्ट को भी वेबसाइट पर अपलोड किया है। लिंक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस समय। अब जरा इसका ब्रेक डाउन करते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 58 लाख के इस आंकड़े में 24,16,852 नाम डेड मार्क किए गए, यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 19,88,076 नामों को स्थायी रूप से विस्थापित करार दिया गया, यानी जो प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं। और 12,20,038 नाम पूरी तरह से गायब, अपने पते पर दर्ज वो नहीं मिले जो पता लिखा था। इन भारी भरकम आंकड़ों से इतर 3 नंबर्स और महत्वपूर्ण हैं। लगभग 1,38,000 नामों को डुप्लीकेट एंट्रीज करार दिया गया। कुल 1,83,328 नामों को गोस्ट वोटर्स बताया गया और 57,000 नाम 604 तरह की अन्य दावों की वजह से हटाने की बात कही गई है। एक ब्रेकअप और कर लीजिए। एरिया वाइज आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा नाम कोलकाता के चौरंगी और कोलकाता पोर्ट जैसे इलाकों से कटे हैं। मसलन चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से 74,553 नाम हटे हैं। कोलकाता पोर्ट से 63,730 नाम कटे हैं। आसनसोल साउथ से 39,202 नाम काटे गए हैं और सिलीगुड़ी से 31,181 नाम हटाए गए हैं। सबसे कम नाम बांकुरा जिले के कोतुलपुर से हटाए गए हैं, 5,678। यानी पश्चिम बंगाल SIR प्रक्रिया का एक बड़ा चरण पूरा हो गया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, अंतिम सूची नहीं है, वो 14 फरवरी को आएगी। इस बीच लिस्ट से हटाए गए नामों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ये कैसे और कब होगा इसके बारे में आपको अभी हम आगे बताएंगे। पहले राजनीतिक बयानबाजी पर नज़र डाल लेते हैं। आपको मालूम ही है कि बिहार में SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही विपक्ष इस पर हमलावर है। उसका कहना है कि इसके ज़रिए हाशिए पर मौजूद लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जातीय भेदभाव के आधार पर भी काम हो रहा है, ऐसा भी आरोप है। पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद विपक्ष ने इसी लाइन पर आलोचना जारी रखी। TMC नेताओं ने इसे BJP और चुनाव आयोग की मिली भगत से अंजाम दी जा रही साजिश बताया। ऑपोजिशन लीडर और भाजपा वाले बोल रहे थे 1 करोड़ रोहिंगा, 1 करोड़ बांग्लादेशी, तो कहाँ है? तो इतने दिन तक
वो लोग एकदम झूठ बोल रहे थे, पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे? 1 करोड़ बांग्लादेशी, 1 करोड़ वो रोहिंग्या तो कहाँ है? तो जो लोगों का मौत हुआ है, जो टेक्निकली इधर से उधर जा गया है, किसी लोगों का यहाँ पर नाम थे, वहाँ पर नाम थे, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। विपक्षी नेताओं की ओर से एक बात और रेखांकित की गई। कहा गया कि बीजेपी के नेता बार बार कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ अवैध रोहिंग्या मौजूद हैं, जबकि कथित घोस्ट वोटर्स की संख्या तो 1,83,328 ही निकली। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने इशारों में इस प्रक्रिया की तारीफ की। बोले कि ये तो बस शुरुआत है। बीजेपी नेताओं ने यह भी इशारा किया कि भले ही ड्राफ्ट लिस्ट में भी 58 लाख नामों को हटाया गया है, लेकिन ये संख्या करीब 1.5 करोड़ तक जा सकती है। 58 लाख नाम जो डिलीट हुए, उससे भी ज़्यादा जो चिंता की बात है मुझे जो लगता है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसा सुनाई दे रहा है जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है लेकिन संदिग्ध है। क्योंकि कहीं जगह पे पिताजी का उम्र 15 साल दिखाया जा रहा है जब उनका बच्चा हुआ था, बेटा या बेटी जो भी हुआ था। कहीं पे फादर के साथ बेटे का जो एज डिफरेंस है, पिता के साथ पुत्र का, वो 2 साल 6 साल ऐसा हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियाँ है। और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी ने सीए एक्ट पास होने के बाद खुले मन से, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने सबको मना किया था कि आप सीए में अप्लाई मत करिए, क्योंकि आप नागरिक हैं, आपको सीए में अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज अगर बांग्लादेश से आए हुए, बंगाल में आए हुए हिंदुओं का नाम अगर एसआईआर में कट जाता है और वो सीए में ममता बनर्जी की कहने पर उन्होंने सीए में एप्लीकेशन नहीं किया है, नहीं डाला है, और उन्हें नागरिकता भी नहीं मिली है स्वाभाविक रूप से, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो ये तो आंकड़े हुए, बयानबाजी और ताज़ा अपडेट्स। अब बात है करते हैं कि चुनाव आयोग इस निष्कर्ष तक पहुंचा कैसे और पश्चिम बंगाल में अब आगे क्या होगा, इस गतिविधि का महत्व क्या है और अगले साल की गर्मियों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर इसका असर क्या पड़ सकता है। सब पर विस्तार से बात करते हैं। तो पहला सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में इतने बड़े आंकड़े तक पहुंचा कैसे। जनवरी 2025 के इलेक्टोरल रोल के मुताबिक राज्य में करीब 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे, जिनकी संख्या घट करके अब करीब 7 करोड़ 8 लाख हो गई है। आज ही राजस्थान की ड्राफ्ट लिस्ट भी आई है और यहाँ भी करीब 42 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। इसी तरह जब बिहार की फाइनल लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम कटे थे, तब भी आंकड़ों को लेकर के सवाल उठे थे। एसआईआर का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग ने कोई प्लान नहीं बनाया। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि उसने सब कुछ सही प्रक्रिया का पालन करते हुए किया। 2 तरह की मैपिंग की, मसलन एक तो सेल्फ मैपिंग, 2025 के इलेक्टोरल रोल्स में जिनके नाम थे उनका मिलान 2002 के इलेक्टोरल रोल्स से किया गया, मैच होने पर ड्राफ्ट लिस्ट में उसको शामिल कर लिया गया। और दूसरा प्रोजनी मैपिंग, 2025 के रोल में जिनके नाम थे लेकिन 2002 के रोल में नहीं थे, ऐसे में देखा गया कि क्या उनके पेरेंट्स या ब्लड रिलेशन का कोई व्यक्ति 2002 के रोल में शामिल था। मिलान होने पर उन्हें भी ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हीं नामों को ड्राफ्ट लिस्ट से हटाया गया जो मैपिंग की इन दोनों व्यवस्थाओं में फिट नहीं बैठे। इसी के बाद ये आंकड़ा आया। हालांकि एक सवाल ये भी उठा कि प्रक्रिया शुरू करने से पहले बीएलओस को सेंसिटाइज नहीं किया गया। टाइट डेडलाइन की वजह से काम जल्दबाजी में हुआ। बहुत सारे फॉर्म ना तो ढंग से भर पाए, ना ही जमा हो पाए। एक बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश का दिया गया, जहां करीब 1 करोड़ 92 लाख फॉर्म वापस नहीं आए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इनको रिकवर करने की बात कही। बात यह भी उठी कि टाइट डेडलाइन और जल्दबाजी का सबसे ज़्यादा असर हाशिए पर मौजूद लोगों के मताधिकार पर पड़ा। मसलन महिलाएं, प्रवासी मजदूर, वो लोग जिन्होंने आपाधापी में अपने ज़रूरी दस्तावेज खो दिए या जो उतने जागरूक नहीं थे। हालांकि प्रक्रिया के समर्थकों का कहना है कि समय समय पर यह एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्योंकि बीते 2 दशकों में देश के भीतर बड़ी तेजी से शहरीकरण हुआ है। काम और शिक्षा की तलाश में लोग बड़े अर्बन सेंटर्स में बसने गए हैं, तो जाहिर है कि अब वो वहीं के वोटर हो गए हैं।
इधर चुनाव आयोग का कहना है कि जो नाम हटाए गए हैं उनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेस और सब डिविजनल ऑफिसेस में ये सुनवाई होगी। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से SIR से हटाया गया है तो वो फॉर्म 6 भर सकता है एड्रेस प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ। सुनवाई के दौरान मूल्यांकन होगा, इवैल्यूएशन होगा, जो 7 फरवरी तक चलेगी, जिसके बाद 14 फरवरी को फाइनल लिस्ट आएगी। सारे अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे। अब दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। लगातार 3 दिनों तक 400 के ऊपर रहने के बाद AQI का कांटा आज नीचे आ गया। दिल्ली का एवरेज AQI 16 दिसंबर की सुबह 381 रहा। थोड़ा सुधार है, लेकिन हवा अब भी बहुत ख़राब क्वालिटी की श्रेणी में ही है। दिन बीतने के साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की माफ़ी भी आई, लेकिन ठसक के साथ। पिछली सरकार को कोसा, अपने काम गिनाए और बोले कि अब बयानबाजी नहीं, बीमारी का इलाज हो रहा है। 9-10 महीने में AQI सही कर लेना किसी भी सरकार के लिए असंभव है। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाभ आप लोग मिले हुए लोग थे। और सिरसा ने प्रदूषण कम करने के लिए जो काम गिनाए हैं वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में गाजीपुर, भलसवा और ओखला जैसे 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं जो सालों से जमा कचरे बन गए थे। इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब इन पहाड़ों की ऊंचाई औसतन 15 मीटर कम कर दी है। कुल 202 एकड़ ज़मीन पर यह कचरा फैला था, जिससे 45 एकड़ को पूरी तरह से साफ कर लिया गया है। दिल्ली में कई इलाके औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हैं, लेकिन वहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ या यूनिट्स ऐसी चल रही हैं जो नियमों के खिलाफ हैं। इन्हें नॉन कन्फॉर्मिंग कहते हैं। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने इन पर सख्ती की है। 2000 से ज़्यादा ऐसी यूनिट्स को नोटिस भेजे गए। पहले PUCC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होने पर चालान कटता था, अब ये सर्टिफिकेट नहीं होने पर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। तक 2000 से ज्यादा ऐसे नोटिस देकर पेनल्टियां लगाई हैं, जिसमें 9 करोड़ 21 लाख रुपया जो लोग पोल्यूशन फैला रहे थे उनके ऊपर पेनल्टी के तौर पर 9 करोड़ 21 लाख रुपया मात्र DPCC के माध्यम से लगा। बाकी अलग हैं, सभी डिपार्टमेंट सही काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बायोगैस बर्निंग, जो कि लकड़ी से आग जलाने का बहुत बड़ा एक कारण बनता है, वो भी हमने अपने जो गार्ड हैं, जो सड़कों पे हमारे लिए रात भर सुरक्षा करते हैं, हमने उनके लिए भी इंतजाम किया है कि आप लकड़ी ना जलाएं। हमने 10,000 हीटर अभी तक इलेक्ट्रिक हीटर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्री में, ताकि वो लकड़ी जलाने से गुरेज करें और हीटर्स पे आएं। इससे बायोमास बर्निंग का जो पोल्यूशन है वो बहुत बड़ा स्तर है, वो भी नीचे आएगा। दिल्ली के अंदर डीजल जनरेटर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए सबको ये हिदायत दी गई है कि जो CAQM के नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक उनको कैटलिक कन्वर्टर्स को में कन्वर्ट करना होगा। और अब तक 3200 ऐसे जनरेटर्स को वेरीफाई करके उनके ऊपर अगर वो पूरा नहीं कर रहे थे तो उन पर कार्रवाइयां की गई हैं जिनके मापदंड पूरे नहीं थे। तो ये तो बात हुई दिल्ली सरकार की, लेकिन ये स्थिति आई कैसे? केंद्र सरकार ने तो जनवरी 2019 में प्रदूषण कम करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। प्रदूषण कम करने की दिशा में ये भारत का पहला देशव्यापी कार्यक्रम था। मकसद 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM में 40% की कमी लाना। 130 शहरों को चुना गया। 82 को केंद्र के पर्यावरण मंत्रालय से सीधे फंड मिलता है, जबकि 48 बड़े शहरों को 15वें वित्त आयोग से फंड मिलता है। लेकिन हुआ क्या? आंकड़ों की माने तो कई शहरों में फंड पूरा तो छोड़िए, आधा भी खर्च नहीं हो सका। अगस्त 2025 में आए आंकड़ों के मुताबिक कुल 13,237 करोड़ रुपए इस प्रदूषण की लड़ाई में आवंटित हुए, जिसमें से महज 9,585 करोड़ ही 72.4% ही खर्च हुए। सबसे खराब हाल नोएडा का रहा, जहां महज 11.14% फंड ही यूटिलाइज हो सका। दिल्ली का हाल भी ठीक नहीं रहा। राजधानी में केवल 1/3 फंड ही यूटिलाइज हो पाया, जिसके बाद इस प्रोग्राम की निगरानी करने वाली केंद्रीय कमेटी ने दिल्ली और नोएडा नगर निगमों पर सख्त हिदायत दी, फौरन सुधार करने को कहा। सभी एजेंसियों को फंड इस्तेमाल का तेज़ी से इस्तेमाल करने को कहा। मतलब पैसा तो दिया जा रहा है, लेकिन काम करने की नीयत ही नहीं है। किसी की प्राथमिकता में आम लोगों को साफ हवा, स्वच्छ हवा देना
है ही नहीं। नतीजा, दिल्ली और एनसीआर जहरीली धुंध में है। कम विजिबिलिटी के कारण एक दिन में सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। सर्वे करने वाली एक संस्था है लोकल सर्कल, उसने दिल्ली एनसीआर के 34,000 लोगों से प्रदूषण से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे। मालूम हुआ कि उनमें से 82% लोग एक या एक से ज़्यादा ऐसे लोगों को जानते हैं जो प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। विपक्ष प्रदूषण पर चर्चा के लिए जोर लगा रहा है, टेक्निकल भाषा में कहें तो एडजर्नमेंट मोशन ला रहा है, यानी बाकी सभी टॉपिक्स पर चर्चा छोड़ करके बात प्रदूषण पर हो। लेकिन 2 दिन हो गए, इस पर कोई ठोस बात अभी तक नहीं हुई। लेकिन उसी संसद से एक आंकड़ा आया, पूरे देश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और कमिटियों में करीब 50% वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। वैज्ञानिकों और टेक्निकल कमेटियों में कुल वैकेंसी 6,932 हैं, जिनमें से 3,161 यानी 45.6% पद खाली पड़े हुए हैं। पिछले 5 सालों में वैकेंसी 44% से 51% के बीच रही है। मतलब प्रदूषण से लड़ने वाली एजेंसियां खुद स्टाफ की भारी कमी से जूझ रही हैं। फिलहाल दूसरी बड़ी खबर में इतना ही। अब चलते हैं सुर्खियों पर। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्ति की ओर है। आखिर में सारी जोर आजमाइश हो रही है। 16 दिसंबर को दोनों सदनों में इसकी बानगी दिखी। मनरेगा की जगह लेने वाला विकसित भारत जी राम जी बिल निचले सदन में पेश हुआ और पेश होते ही विपक्ष की ओर से विरोध होने लगा। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बिल को वापस लेने और नए बिल को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है, तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने पर भी विपक्षी सांसदों ने तीखे तंज कसे। इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गांधी जी ने भी आखिरी शब्द राम राम कह के गए थे। कम से कम हे राम कह के गए थे। कम से कम उस महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं करिए, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दुनिया में जाते हैं आप, गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं और देश के अंदर बापू का अपमान होता है। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के राम राज्य के सपने को पूरा करके रहेगी। कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई रोजगार की योजना आई। एक योजना का नाम था जवाहर रोजगार योजना, बाद में कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? शिवराज सिंह बोल ही रहे थे कि विपक्षी सांसद वेल में जा पहुंचे। हंगामा बढ़ते देख सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस बीच विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मार्च भी निकाला। कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद लोकसभा में दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। विस्तार से जानने के लिए आप हमारा आज का संसद में आज शो जरूर देखें। इधर उच्च सदन यानी राज्यसभा में चुनाव सुधार पर अधूरी रह गई चर्चा को पूरा करने का प्रयास किया गया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एसआईआर पर सवाल उठाए। The whole session they did not have a discussion. How can we trust them? How can we trust them? He said, detect, delete, deport.
His words. No, sir. The actual Ds are not detect, delete, deport, divide, distract, deflect. सत्ता पक्ष की ओर से हाईलाइट रहे नेता सदन जेपी नड्डा, जिन्होंने लंबा चौड़ा जवाब दिया। बोले कि एसआईआर की प्रक्रिया नई नहीं है और ईवीएम पर तभी सवाल उठाए जाते हैं जब विपक्ष चुनाव हार जाता है। अब एक बहुत बड़ी बात आती है एसआईआर में, वो है कि हम क्या जो फॉरेन नेशनल्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको हम अपने वोटर्स लिस्ट में स्थान दें क्या? अगर हमें प्यूरिफाई करना है तो हमें प्यूरिफाई उसको पूरे लेटर और स्पिरिट में करने की आवश्यकता होगी और शुद्धिकरण करने के लिए ये वोटर लिस्ट का काम चल रहा है। इस मुद्दे से इतर राज्यसभा में भी दूसरे विषयों पर चर्चा हुई, जिनका ब्यौरा आपको हमारे संसद में आज शो में मिल जाएगा, उसको भी जरूर देखिए। अगली सुर्खी, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया, राहुल समेत कांग्रेस के कई नेताओं को राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया। मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। कोर्ट का कहना है कि चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि पीएमएलए के तहत अपराध से जुड़े एफआईआर पर। ऐसे में इस पर संज्ञान लेना संभव नहीं है। हालांकि ईडी का कहना है कि फैसला टेक्निकल ग्राउंड पर है, केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 3 अक्टूबर को मामले में नई एफआईआर दर्ज कर ली है, लिहाजा ईडी अपनी जांच जारी रखेगा। जैसे ही दिल्ली पुलिस इस एफआईआर के आधार पर कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी, ईडी दोबारा चार्जशीट दाखिल करेगी। कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस नेताओं ने खुशी जाहिर की, सत्य की जीत बताया। सुनिए क्या कहा। देश के लोकतंत्र को राहत मिली है, क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जब भी हम राहुल गांधी हमारे आवाज़ बुलंद करते हैं, तब इस तरह की साजिशें नरेंद्र मोदी और अमित शाह रचते हैं और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को ये अपनी प्राइवेट आर्मी बनाकर चल रहे हैं। आज इनका चेहरा बेनकाब हुआ, आज इनकी साजिशें विफल हुई। कोर्ट ने कूड़ेदान में डाल दिया ईडी के उस केस को, उसका संज्ञान तक लेने से मना कर दिया। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।